जिससे आपकी क्षमता किसी कंपनी का सीईओ बनने की है और आपको वहाँ सीईओ से बहुत नीचे का पद मिला हुआ है। तो आप काम तो कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, रोजगार है, लेकिन आप बेरोजगार हैं। जैसे आपकी क्षमता 10 घंटे काम करने की है और आपको सिर्फ 4 घंटे का काम मिल रहा है। तो आप देखिए 50 से 60 रुपये लीटर है दूध। आप एज्यूम करिए कि जो पेट्रोल डीजल है वो कहाँ से आता है, सऊदी अरब से आता है या फिर मतलब यहाँ से भी आता है और बड़ी मेहनत से निकाला जाता है। उसकी कीमत कितनी है? लगभग 100 रुपये की मिलता है। भाई सबसे पहले से हमारा परिवार है, हम क्या करेंगे? रोटी के बारे में सोचेंगे, कपड़ा के बारे में सोचेंगे, मकान के बारे में सोचेंगे या अपनी घर की बहू बेटियों के बारे में? दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। इसी बीच कुछ नए और बड़े चेहरे हैं जो आजकल उभर कर सामने आ रहे हैं, जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आप पहुँचे हैं पथरिया विधानसभा, जहाँ पर हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं काफ़ी योग्य और अच्छे प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इन प्रयासों से और छोटे छोटे न्यूज़ चैनलों से हम जैसे जो नए प्रत्याशी हैं और जिनका ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है राजनीति के क्षेत्र में, तो ऐसी रात दिन आप लोग मेहनत करके हम लोगों को सामने ला रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का और आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय स्वयं दीजिए। एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने लोगों तक, अपने प्रिय लोगों तक, अपने विधानसभा के लोगों तक पहुंच बनाएंगे और बहुत ही कम समय में हम अपने विचार और हम क्या सोचते हैं, एक जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ, तो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर से धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने परिचय पर आना चाहूँगा। तो मैं पथरिया विधानसभा क्षेत्र चौंगन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी चुनाव में प्रत्याशी हूं और मैं बटियागढ़ ब्लॉक के खड़ेरी गांव से संबंधित हूं। मेरा नाम इंजीनियर नीलेश कुमार पटेल है। जी सर, आपका चुनावी चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है अंगूठी और जिसे हम मुंदरी कहते हैं। और ये मुंदरी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास में भी और आज भी जब हम प्रेम के बंधन में बंधते हैं, जब पति पत्नी प्रेम के बंधन में बंधते हैं, तो सबसे पहले उनका जो मिलन होता है वो अंगूठी या मुंदरी के माध्यम से होता है। और हमारे इतिहास में जो रामायण कालीन इतिहास है, तो ये आपने ध्यान दिया होगा या सुना होगा कि जो वो अंगूठी या मुंदरी केवट को दी थी प्रभु श्री राम ने, और उसके बाद में फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में ले गए थे और जिस अंगूठी के माध्यम से हमारी प्रिय सीता मैया जी ने पहचान की थी कि ये जो दूत है हमारे प्रभु श्री राम जी के द्वारा ही भेजा गया है। तो देखो, अंगूठी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंदरी। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा चुनाव चिन्ह मिला। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस अंगूठी को आप मुझे पहनाइए और हम एक प्रेम के बंधन में बंधें और मैं अपने जीवन पर्यंत तक इस संबंध को निभा सकूं। सर, जितनी आपकी उम्र है, आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल। और मैं 27 साल की उम्र में सर आजकल के युवा सोचते हैं कि हम कोई अच्छी सी जॉब करें, अच्छा सा पैकेज लें और अपनी फैमिली के बारे में सोचें। तो आपके मन में एकदम से वो क्या कारण रहा कि आपको ये लगा कि मुझे भी जन सेवा करनी चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए? तो मैंने अधिकतम अपना समय पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगा। मैं खड़ेरी गांव में जो सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ा, उसके बाद वहीं जो हायर सेकेंडरी स्कूल है 9वीं से 12वीं तक मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई की। तो वहाँ लगभग 12 साल तक अमूमन हर क्लास में मैं टॉप रहा और मुझे पुरस्कार वगैरह मिलते रहे। इसके बाद मैंने 1 साल कोटा में तैयारी करी। उसके बाद में मुझे इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज है ग्वालियर में, बहुत पुराना कॉलेज है MITS, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। और उसके बाद में मेरा रुझान सिविल सर्विस की तरफ आया। तो जब सिविल सर्विस की तैयारी हम करते हैं तो हमारे देश का इतिहास
भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, इन सब का हम गहन अध्ययन करते हैं। तो इसी दौरान जब मैंने इतिहास पढ़ा और भूगोल पढ़ा, और साथ ही जब मैं ग्वालियर में रहता था तो वहाँ मैंने ग्वालियर का किला देखा, जिसे भारत का हम जिब्राल्टर कहते हैं। और सच में मैं तो सभी ग्रामवासियों से, विधानसभा क्षेत्रवासियों से और सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप ग्वालियर का किला अवश्य देखें। तो जब मैंने ग्वालियर का किला देखा तो मेरा जीवन बदल गया, दिशा बदल गई, और मैंने पता किया ये तो बहुत पुराना है, इतना विशाल किला। तो मैंने देखा कि भारत का इतिहास कहीं ना कहीं बहुत विराट होगा, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कॉलेज के टाइम ही, जो हमारा हॉस्टल टाइम होता है लाइब्रेरी में, तो मैं बैठ के इतिहास वगैरह पढ़ता रहता था। और उसी टाइम 4G आ गया था जी। तो ये यूट्यूब का और मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा सहारा मुझे मिला। तो फिर मैं तैयारी करने लगा, और धीरे धीरे जैसे ही मैंने भूगोल और इतिहास ये सब चीज़ें पढ़ी, तो फिर मुझे देश के प्रति भी एक लगाव बना। और तैयारी के दौरान पढ़ता रहा। और आज फिर जब विधानसभा, पिछली बार भी मैंने सोचा था कि मैं फॉर्म डालूं, लेकिन उस समय मेरी उम्र लगभग 23 साल थी। और इस बार जब विधानसभा इलेक्शन आए, विधानसभा चुनाव हुए, तो मेरी उम्र परिपक्व थी, और फिर मैंने चुपचाप फॉर्म डाला, और अब मैं आपके सामने हूँ। सर, अगर किसी भी राजनीतिक दल को एक तरफ कर दिया जाए तो व्यक्तिगत रूप से आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने वर्षों से हैं, और किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है? देखो, समाज सेवा मेरा जो जीवन है, जैसे मैं अभी 27 साल का हूँ, तो ये तो स्वाभाविक है कि मैं अभी जस्ट निकला हूँ पढ़ाई लिखाई से। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा वैसा तो नहीं है कि मैं समाज के लिए समर्पित मैंने 10-20 साल काम किया है। हाँ, लेकिन सामाजिक शिक्षा और इन सब चीज़ों को मैंने समझा है, लोगों से मिला हूँ। जैसे मैं पिछले 1 साल से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। तो लोगों के मतलब किसी भी जो मतलब अपने समाज का सबसे, जैसा गांधी जी ने कहा है कि मैं किसी भी योजना को गांव, देश के सबसे निम्नतम स्तर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं देश के सबसे वरिष्ठ या फिर सबसे ऊंचे व्यक्ति से भी कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता हूं, और जो सबसे नीचे बैठा हुआ है उसके साथ भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों से मिल रहे हैं काफ़ी सालों से और बातचीत कर रहे हैं उनसे, तो सर आप जनसंपर्क भी मूल रूप से कर ही रहे होंगे। तो इन जनसंपर्क और मेल जोल के बीच में जब आपको जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जनता है वो बेचारी है जी। मुझे तो उस पर दया आती है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो प्रशासन है, शासन है, देश, भारत देश वर्तमान स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में है जी। लेकिन हमारी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण है ये बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े दल, और उनमें बैठे हुए कुछ निकृष्ट या स्वार्थी या लोभी इंसान, जो सिर्फ खुद का हित देखते हैं और खुद के लिए काम करना चाहते हैं। और देखो, योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, योजना की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से तो हो। सर, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के अभाव में, हाँ, जो लाभ मिलना चाहिए था वो जनता को मिल नहीं पाया कभी। तो जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आप आयुष्मान भारत योजना 2018 में आई थी, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के संबंध में योजना है, लेकिन क्या उसका पूरी तरह से लाभ मिल रहा है? जी नहीं सर। आप एक भी व्यक्ति बता दीजिए आपकी पहचान में कि जिसको पूरी तरह से वो 5 लाख रुपए मिले हों। नहीं होता है। अस्पतालों में बाहर बैठे हैं दलाल जी, और आपके फर्जी कागजात बनवाएंगे, पैसा निकलवा लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेरे जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे मिलता हो। हालांकि योजना बड़ी है, उद्देश्य बड़े हैं, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन हो उसका, तब उसका हमें पूरी तरह से लाभ मिलेगा। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो आजकल आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे देश का, बेरोजगारी। सर, अगर पथरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो आप बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी की बात करूंगा। तो बेरोजगारी वास्तव में होती क्या है जी? जब प्रचलित मूल्य दर पर हम काम करने के लिए मार्केट में खड़े हों और हमें काम ना मिले, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। जैसे आपकी क्षमता किसी कंपनी का CEO बनने की है
और आपको वहाँ सीईओ से बहुत नीचे का पद मिला हुआ है, जी। तो आप काम तो कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, रोजगार है, लेकिन आप बेरोजगार हैं। बिल्कुल। जैसे आपकी क्षमता 10 घंटे काम करने की है और आपको सिर्फ 4 घंटे का काम मिल रहा है, आप बेरोजगार हैं। कई प्रकार की बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और पूर्णतः निरपेक्ष बेरोजगारी होती है, सापेक्ष बेरोजगारी होती है। तो ये तो बात स्वाभाविक है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन हमारी जितनी जनसंख्या होगी उसके डबल हमारे पास हाथ भी होंगे, ये मजबूत हाथ भी होंगे। तो हमें अपनी जनता को, देखो सरकारी नौकरियां सीमित हैं, हम सभी को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, सभी को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन यदि हम अपनी जनता को स्किल्ड बनाएं, जी। गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा हो, क्षमता हो और वो कुछ काम कर सके। जैसे आपका ही उदाहरण, आप रीवा से हैं, सीहोर से हैं आप, और वहाँ से एक रूम में रुके हुए हैं और यहाँ लोगों के दिन भर आप अनजान जगह पर जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी ये स्किल है और इससे आप कमाते भी हैं। तो हमें अपने युवाओं को ऐसा ही बनाना है कि उनके अंदर स्किल हो, खुद कमाने की स्किल हो। और आपको पता होगा कि हमारे भारत देश के जो लड़के हैं, युवा हैं, विदेशों में जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमारे देश में आता है। तो हमें अपने युवाओं को स्किल्ड बनाना है, उनको मतलब बस ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई है, डिग्री पकड़ा देना है, डिग्री नहीं पकड़ाना है, हमें उनको स्किल्ड बनाना है और उनको ऐसा बनाना है। जैसे आपने विदेशों में देखा होगा कि जैसे कोई अगर ट्रक भी चलाता है ना, तो उसमें इतना स्किल्ड है, वो इतना स्किल्ड है, तो उस हिसाब से हमें अपनी जो फोर्स है उसको तैयार करना है। तो बेरोजगारी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने युवाओं को, इसमें हमें महिलाओं को भी शामिल करना है। हमारी जो आधी शक्ति है वो सोई हुई है, सोई हुई सी मतलब कि सक्रिय ही नहीं है, वो घर गृहस्थी में फंसी हुई है। अब यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो चीन की जो जीडीपी है ना, जी सर, बहुत ज़्यादा है, जी। लेकिन क्यों? वहाँ की महिलाएं, चाहे वो उद्योग सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो और चाहे वो प्राथमिक सेक्टर, जब कोई उनकी इकोनॉमी का एनालिसिस कर रहा था एक बार मैं, तब मुझे ये जानकारी हुई कि जो भारत से पिछड़ा था वो एक वक्त पे, जो चाइना है भारत से एक समय पे पिछड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। उन्होंने ये दोनों ही चीज़ें फ्री कर दी, जिसके कारण वहाँ के बच्चे भी स्वस्थ रहने लग गए और जो शिक्षा के कारण उनको स्किल्ड लेबर मिल गई बहुत सस्ते में, जिसके कारण वहाँ पे कई सारे उद्योग खुले जिसमें रोजगार भी थे और स्किल्ड वर्कर्स के कारण वहाँ पे सारी कंपनीज ने आना पसंद किया, जिसके कारण उनकी जीडीपी काफ़ी हाई हो गई है। उन्होंने जो काम किया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक विकास पे काम किया है। और जब कोई भी अर्थव्यवस्था अगर उद्योग पर काम करती है तो उससे 2 फायदे होते हैं। उद्योग पर जितना ज़्यादा काम करेंगे तो उद्योग में क्या है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जनसंख्या को क्या होता है, रोज़गार मिल जाता है। जैसे कृषि है, तो कृषि में हमारी बहुत लगभग 65 समथिंग जनसंख्या लगी हुई है। तो उनने क्या काम किया है इंडस्ट्री पे। तो जैसे पथरिया विधानसभा क्षेत्र है, अगर हम यहीं की बात करते हैं तो पथरिया विधानसभा में अगर हम कुछ उद्योग लगा दें, जैसे हमारे यहाँ कृषि है, तो कृषि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा दें और छोटे छोटे जैसे डेयरी उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, तो ऐसे अगर छोटे छोटे उद्योग हम लगाएंगे तो हमारी जनसंख्या, उसमें उनको रोजगार भी मिलेगा और एक उनको अलग से आय का जरिया भी मिलेगा और फिर उसका हम निर्यात करेंगे, अन्य प्रांतों में भी कर सकते हैं। और यदि कोई महत्वपूर्ण उत्पाद है तो उसका विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। तो उद्योग, जो आपने जो मुख्य मुझसे बोला था ना कि रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले शिक्षा मुफ्त है, सबसे पहले युवाओं को मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि उनको एक दिशा मिले कि जीवन में आकर करना क्या है। लेकिन कई बार सुनने को ये मिलता है कि जो मुफ्त की शिक्षा है वो अच्छे तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि जो मुफ्त की शिक्षा भी बच्चों को आज भारत में मिल रही है, लेकिन कई बार ये सुनने को मिलता है कि जो मुफ्त की शिक्षा है वो ना के बराबर ही होती है, क्योंकि उस शिक्षा में ना तो वो क्वालिटी होती है जिससे किसी बच्चे को एक शिक्षित बोला जा सके। तो देखो, जो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य और भोजन, ये सब हमारे मूल अधिकार हैं। बिल्कुल।
जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 हमारा मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। तो ये राज्य का दायित्व है कि हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है और हमें शिक्षा मुफ्त मिले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जिसमें स्किल भी सिखाई जाए। और जब बच्चा स्कूली टाइम में होता है, शिक्षा के टाइम होता है, तो वहाँ माँ बाप का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। माँ बाप भी ध्यान दें उस पर स्कूल, क्योंकि बच्चा वहाँ तो 6 घंटे रहेगा, 8 घंटे रहेगा, बाकी समय तो आपके पास रहेगा ना। और मुफ्त की शिक्षा, जैसे आपने इस पर चर्चा की है, तो आपने हमारे समाज में देखा होगा कि सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, शिक्षक तो बनना चाहते हैं, मोटी सैलरी तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं। सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सरकारी सेवाएं कोई लेना नहीं चाहता है, ना सरकारी अस्पताल में कोई अपने परिजन को भर्ती कराना चाहता है। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि इस समस्या को किस प्रकार से देखा जाएगा? जैसे मैंने बहुत बार व्हाट्सएप पे पढ़ा है और हर जगह देखा है कि क्यों ना हम जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं या बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप मान लो कि कर्मचारी हैं या आप मान लो कलेक्टर, कमिश्नर या बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, इनके बच्चों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मतलब एक रूल बना दिया जाए कि इनके बच्चे, इनके परिजनों को सरकारी स्कूल में ही सरकारी सेवा ही प्राप्त हो। हाँ, जिसके कारण सरकारी सेवाओं का स्तर ऊपर बढ़ेगा। ये आपका कहने का मतलब? जब इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे तब इनको परवाह होगी वहाँ पर कि हमारे बच्चे के सर पर पानी तो नहीं टपक रहा है, छत तो नहीं गिर जाएगी हमारे बच्चे के ऊपर, और टीचर डेली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अनिवार्य किया जाना चाहिए। सर, क्या वर्तमान में अभी पथरिया विधानसभा में शिक्षा का स्तर इसी प्रकार का है जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि गिरा हुआ है, प्रयास तो देखो हो रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा धीमे हो रहे हैं। अगर हम सब मिलकर करें तो हो सकता है। अगर आप ये देख लो कि जैसे टीचर्स हैं जी, और अगर थोड़ा सा उसमें अपन स्ट्रिक्ट कर दें कि सारे टीचर्स को आना है, सारी क्लासेस लेनी है, पढ़ाना है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, और इसके अलावा उनकी एक रैंडमली चेकिंग हो जी, कि सारी बच्चों की कॉपी, जैसे मतलब प्राइवेट स्कूलों में समय पे होते रहे। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में कितनी सैलरी मिलती है टीचर्स को? 8-10 हज़ार मिलती है, लेकिन बच्चे कितना अच्छा पढ़ाते हैं। वो जब 8-10 हज़ार रुपये पाने वाले शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में इतना बेहतर पढ़ा देते हैं, तो फिर सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो सकती वो पढ़ाई? बस थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस कड़क करना चाहिए। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र पथरिया में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स या तो होते नहीं हैं या उपलब्ध होते हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर बैठते हैं, जिसमें वो प्राइवेट क्लिनिक्स पर अपने मरीजों की जांच करते हैं और मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो जो लाभ मिलना चाहिए था जनता को, वो उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी मूल अधिकार है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जी, और जो डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, उनका और जनसंख्या का अनुपात बिगड़ा हुआ है जी, हमारे देश में। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण जो होता ना कि 1000 जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होना चाहिए, तो ये अनुपात गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे देश की जो 70% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन कोई MBBS पढ़ा हुआ डॉक्टर गांव में क्यों रहेगा? गांव में क्यों अपना जाना पसंद नहीं करते लोग, वहाँ नहीं जाते, वहाँ वो बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं अपने स्तर के हिसाब से। तो मेरे मन में एक सुझाव है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम नियुक्ति कर दें मूवेबल वाहन, जैसे मान लो एक बस बना दें, बस को अस्पताल बना दो आप, बस को अस्पताल बना दिया, उसमें एक डॉक्टर रख दिया और उसमें जो होते ना कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं, तो उनको भी रख दो, उनको कार्यरत उसमें कर दिया। और एक बस लगभग सुबह जहाँ से फ़ोन आएगा वहाँ जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र का वो विचरण करते हुए, और जहाँ जहाँ उसे मरीज़ मिलेंगे तो उनका सबका इलाज करते हुए शाम को वापस आ जाएगी। तो डॉक्टर का जो उनका शहर में रहने का मन है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बीमार हैं उनको इलाज भी मिल जाएगा। सर, ये काफ़ी अच्छी बात बोली और काफ़ी अच्छी सोच लगी मेरे को आपकी। हाँ। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो आपके विधानसभा क्षेत्र में अक्सर सुनने को मिलती है
और चर्चाएं कम होती हैं इसके बारे में, क्योंकि ये एक इंसान से जुड़ा हुआ समस्या नहीं है। सर, रोड पर कुछ अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन इसकी ये चर्चाओं में कम रहती हैं, कि रोड पर कुछ अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश हैं उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हमारी भारतीय संस्कृति है जी। और वैदिक सभ्यता से ही जो पशु हैं। सर, बिल्कुल सही। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो गाय हैं हमारी माता हैं, उन्होंने अलग अलग दल बना के रखे हैं, बजरंग दल हो गए और भी अन्य ऐसे धर्म के दल हो गए जो आजकल गौ सेवक बने घूमते हैं। तो जब रोड पर एक गोवंश तड़प रहा होता है, तब उन्हें वो दल कहाँ जाते हैं या वो संगठन कहाँ चले जाते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर और किसी दल के लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा आपको कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें गौवंश और पशु जी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जी और इनको हम समाज से अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों साल तक इनसे हमें पोषण मिला है। और हम जैसे मान लो, अब जैसे कृषि प्रधान हमारा देश है, तो जो बैल हैं, तो बैल ही तो कृषि करते थे ना पहले। तो हमारे देखो, अब आज हमें ट्रैक्टर आ गए और हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको हटा दें। वो भी कहीं ना कहीं जानवर हैं, या फिर उनके अंदर भी तो प्राण हैं, वो जीव हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत सारे गौवंश घूम रहे हैं या पशु घूम रहे हैं, तो उनको एक वहाँ गौशाला बनवा दीजिए। उनकी ज़्यादा, उनको ऐसा तो है नहीं है कोई लग्जरी मकान चाहिए, तो नॉर्मल से उनको बनवा दीजिए और वहाँ चारा पानी की व्यवस्था कर दीजिए और वहाँ उनको रख दीजिए। सर, जो गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं, सर, गौशालाओं का निर्माण तो पहले ही हो चुका है, लेकिन सर वहाँ पे गांव वाले लोग ही मना कर देते हैं गौशालाओं में गायों को रखने से। सर, कारण जानते हैं क्यों? सर, क्योंकि उन गायों को वो आहार नहीं मिल पाता है, या वो मतलब जो खाना रहता है उनका, भूसा वगैरह, तो वो उन्हें मिल नहीं पाता, जिसके कारण गांव वालों को तरस आ जाता है उनके ऊपर कि ऐसे तो ये रखे रखे इनकी जान वहीं गौशालाओं में चले जाएगी, जिस कारण वो उन गौशालाओं से गाय को मुक्त कर देते हैं और वो रोड पर घूमते हैं। तो ये जो आपने बात कही है, क्रियान्वयन की है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही होगी, या ऊपर से जो नेतृत्व कर रहा है इन सब चीज़ों का, क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति है या फितरत है कि जहाँ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं लगती वहाँ से हम भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, और गौशालाएं अगर बनी हैं तो उनका नियंत्रण होना चाहिए, उनकी टाइम टाइम पर उनको चारा भूसा पानी ये सब चीज़ें होना चाहिए। और गौवंश तो जैसे जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि गौशाला जो बनी है उसमें जैसे 50 गायें रहती हैं, यदि आप उनकी व्यवस्था करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो उनसे जो दूध निकलेगा, और दूध तो आप देखिए 50 से 60 रुपये लीटर है दूध। आप एज्यूम करिए कि जो पेट्रोल डीजल है वो कहाँ से आता है, सऊदी अरब से आता है, या फिर मतलब जहाँ से भी आता है, और बड़ी मेहनत से निकाला जाता है। उसकी कीमत कितनी है? लगभग 100 रुपये लीटर। ठीक है, वो भी बहुत सारा टैक्स लगने के बाद। तो फिर जब हमारी जो गाय हैं उनसे जो निकलेगा दूध निकलेगा, तो उसकी भी वो कीमत है। तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो है। जैसे गांव में आजकल हम देखते हैं कि भाई ज़मीनें कम हो रही हैं। जैसे किसी परिवार के पास 2 एकड़ ज़मीन ही है, तो 2 एकड़ ज़मीन में अगर वो 2 गाय रख ले और उसके पास अगर 5 से 6 लीटर दूध निकल आए, तो आप देख लो कि 300 रुपये दिन हो गया। तो वो छोटा सा परिवार, जो सामान्य सा परिवार है, तो इधर खेती भी हो गई, तो उसे खाद्यान्न हो गया, और साथ में जो खर्चे होते हैं, दैनिक खर्चे होते हैं, उसके लिए वो हो गया। तो बहुत बड़ा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। और कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो कृषि में जो बेस्ट निकलता है, भूसा निकलता है, चारा निकलता है, सर वो खाद बन जाता है और ये इनपुट के रूप में पशुपालन में प्रयोग होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं? कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि सड़क अच्छी नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं है, कई जगहों पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और किसान भी परेशान है गोवंश से।
देखो, हम जहाँ इंसान रहेंगे समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं का निराकरण करना, इस पर बात होनी चाहिए। जैसे आपने बोला सड़कों की समस्या, तो सच में सड़कों की समस्या तो है जी और बहुत विकराल सर, है। आज ही हमारा हमें वहाँ जाना था भटियागढ़, और सर वहाँ जाने में हमें पता चल गया सर इतनी खराब रोडों की हालत है। पथरिया से भटियागढ़ तक तो जो रोड इतना बुरा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत घूमा हूँ, मैं भारत भी घूमा हूँ, और मैंने अपने जीवन में इतना बुरा रोड नहीं देखा कभी भी। सच में उसकी स्थिति बहुत बुरी है। जी सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए जी कि देखो, जो सामान्य समस्याएं हैं, जी जैसे किसानों के लिए, जैसे किसान जब फसल उपजाता है या खेत से जो फसल निकलती है उसमें उसे कम मेहनत लगती है, लेकिन उसको बेचने में मंडी में ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। आप समझ रहे हैं इस बात को, कितनी मतलब ये बहुत ज़्यादा। आपका कहने का मतलब है कि किसानों के लिए एक निर्धारित मूल्य हाँ, रखना चाहिए एक फसल का, हाँ, कि उन्हें इतना मूल्य मिले। ये एक देखो, बहुत बड़ा मुद्दा है, और MSP आप पहले हैं जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। MSP वो तो ठीक है, वो सेंट्रल लेवल से होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। मैं बात कर रहा हूँ कि जो मंडी है, एक तो मंडियों की संख्या बढ़ाइए। जब इतने किसान हैं, ज़्यादा किसान हैं, तो मंडियों की संख्या बढ़ाइए। एक ब्लॉक में 2 मंडी कीजिए, जगह हमारे पास है ही, 2 मंडी कीजिए। भाई किसान खुशी खुशी अपनी ट्राली लेके आए और खुशी खुशी 1-2 घंटे में अपना अनाज बेचे और निकल जाए। ऐसा नहीं कि किसान बेचारा सुबह से आया है और रात के 11 बजे तक जा रहा है। तो ये किसानों की समस्या हो गई। बिजली की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप 10 घंटे बिजली देना है आपको, जैसे अभी एराउनी का टाइम चल रहा है, तो सबको पता है कि सारे किसान अपने खेत पर एराउनी में व्यस्त होते हैं। तो भाई 1 महीने के लिए आप 10 की जगह 20 घंटे कर दीजिए बिजली। अगर आप 10 से 20 घंटे कर देंगे तो वो जो उनका काम 1 महीने में होना है तो वो जल्दी हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, जिसमें सोलर ऊर्जा हो गई और भी अन्य ऊर्जाएं हैं, तो क्यों ना एक हर किसान को एक हम सोलर प्लेट दें। जब बजाय ट्रेन चल सकती है इससे, सोलर ऊर्जा से, और बसें चल सकती हैं और सब कुछ चल सकता है, तो हमारे किसान की एक विद्युत मोटर नहीं चल सकती क्या? हर किसान को सरकार वो मुहैया कराए। सर, सरकार द्वारा उस जो आप बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, सर वो पहले से ही उनने सब्सिडी दे रखी है इस चीज़ पे। लेकिन कितने? आप किसी गांव में जाकर पूछिए, एक गांव में 2 होंगे या 3, हर किसान को मिलना चाहिए ना। सर, जागरूकता के अभाव के कारण ये जो है वो नहीं मिल पा रहा उन्हें लाभ। नहीं, जब तक किसानों के लिए एक प्रॉपर, अगर कोई फॉर्म भरेगा उसका तो उसे उसकी सब्सिडी मिल जाएगी। वो जो उसके मूल्यांकन है वो पूरे करेगा तो उसे जो सब्सिडी थी वो मिल जाएगी। देखो, जब कोई भी योजना बड़े रूप में आती है, जैसे अभी हम इस योजना पर बात करें, लाडली बहना योजना, तो देखो इसका उद्देश्य, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी कि चुनाव के पहले हमें हर महिला के खाते में इतना पैसा भेजना है। अगर ऐसी इच्छा शक्ति हर योजना के पीछे दिखाई जाएगी तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होगा, समय से होगा और बहुत जल्द होगा। सर, आप योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी चुनाव के ठीक पहले एकदम से आ गई? वो योजना आई है, हमारी माताओं बहनों को लाभ मिला है, उसमें हमें ठीक लगता है। हमारी माताओं बहनों को ये तो बहुत छोटा लाभ है, इससे भी बड़े बड़े लाभ मिलने चाहिए। लेकिन मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको संशय नहीं होना चाहिए। ये योजना है, आपका पैसा है, आपके लिए ये पैसा किसी भी प्रकार का अपना मत देने के लिए नहीं मिला है। आप ये, हमारी माता बहनें बहुत संकोची होती हैं और मतलब वो बहुत ईमानदार होती हैं अंदर से कि भाई मतलब आपको ये नहीं सोचना कि जो आपको पैसा मिला है वोट देने के लिए नहीं मिला है, और ना मिल सकता है इस तरीके से, नहीं तो वो तो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो जाएगा। वो पैसा आपको आपका पैसा बनाकर योजना के माध्यम से दिया है। आप उस पैसे के बदले में, ऐसा नहीं है कि आपको अपना मत देना है, वोट आप जहां चाहें वहां दें। इस योजना के पैसों से आपके वोट का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है।
सर जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में चर्चा करी हमने, तो सर जो वर्तमान के विधायक थे तो उन्होंने इस समस्याओं को लेकर इनका निराकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन आप आज महिलाओं की स्थिति देखिए। महिलाओं की स्थिति अगर हम एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो आज भी महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और ये कितनी भयावह स्थिति है। वो तो हमारे दिमाग में सेट हो गई है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। भाई क्यों? रात के 10 बजे कोई भी लड़की अपने घर से क्यों नहीं निकल सकती? एक जब लड़का निकल सकता है तो लड़की भी निकल सकती है। अगर लड़के बाइक पर घूम सकते हैं तो एक लड़की भी स्कूटी पर घूमनी चाहिए। तो महिलाओं के प्रति जो असमानता है वो बहुत ही विकराल स्थिति है असमानता की, और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो सुरक्षा देनी पड़ेगी और प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा, और ये सच में करना चाहिए। और मैं महिलाओं के मुद्दों पर बहुत संवेदनशील हूँ। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मुद्दे बताने का एक कष्ट करिए कि आपके आने वाले चुनाव में कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास का कार्य कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि जो युवा हैं, युवा जागृत हों जी। अपनी युवावस्था या अपनी जो जवानी होती है, ऊर्जा होती है, इसको आप बैठे बैठे मत गवाइए। युवाओं को ऐसे कोई कार्य, इनको दिशा देनी चाहिए, उनको कार्य मिलने चाहिए ताकि वो मतलब बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा कर सकें। तो इसके अलावा और जैसे मैंने किसानों की जो समस्याएं बताई हैं, मैं उन पर भी काम करना चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि किसानों के लिए उनके जो कुएँ होते हैं या बोरवेल होते हैं वहाँ तक रोड होना चाहिए। भाई जब किसान 12 बजे रात में ऐसी ठंड में, वहाँ सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, जो एरावनी वगैरह का काम होता है, मैंने किया है। तो कितनी मतलब आप सोच लो कि सभी लोग, हम लोग तो लग्जरी मकान में लोग बैठे हुए हैं, और बेचारा किसान वहाँ 12 बजे रात में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे पाइप की कुंदा लगाते हैं ना अपन, कि एक पाइप खुल गया, अब कुंदा लगाते समय ऐसी फव्वारा आया और हम पूरे भीग गए। अब किसान रात भर भीगा रहेगा, उसके पास कपड़े नहीं हैं। तो किसान भी बहुत अजीब स्थिति होती है। शायद आपको मतलब आपने कभी देखा? सर मैं जानता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे हैं। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करना है, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम करना है। और जैसे जो अपने ये मामला है ना बेटियों की सुरक्षा को लेके, रेप वाला मामला, उसमें मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। यदि मुझे आज मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि रेप केस एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। रेप केस एक नहीं होना चाहिए, बाकी जो हो वो अलग बात है, लेकिन रेप केस एक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो इसमें तो मेरा बहुत बड़ा मतलब वो है, मतलब इस चीज़ को लेकर ये आपकी प्राथमिकता रहेगी? ये प्राथमिकता है भाई। सबसे पहले से हमारा परिवार है, हम क्या करेंगे? रोटी के बारे में सोचेंगे, कपड़ा के बारे में सोचेंगे, मकान के बारे में सोचेंगे, या अपने घर की बहू बेटियों के बारे में सोचेंगे? जी सर। अब बताइए। तो प्रदेश हमारा परिवार है, प्रदेश के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, बेटियां, बहनें, हमारी माताएं, बहनें सब हमारी परिवार के सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेप केस एक भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और जब तक जीऊंगा मैं इस पे काम करूंगा। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे समस्त पथरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से? मैं पथरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास समय कम है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी से नहीं मिल पाया हूँ, और हालांकि मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा जहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरी भावनाओं को समझें और अपना निर्णय लें, अपना बहुमूल्य मत दें। यदि आपके माध्यम से मुझे पद मिलता है या पावर मिलती है तो जो मेरे जो विचार हैं ये खाली नहीं जाएंगे, इन पे काम होगा और बड़ी मजबूती के साथ काम होगा, और आपको भी लगेगा कि हमने एक अच्छा विधायक चुना है, और इन सब बातों पर काम होगा। और फिर मैं आपसे एक एक करके सबसे मिलूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए।